नमस्कार साथियों। व्याकरण शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम व्याकरण शिक्षण पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में व्याकरण शिक्षण से संबंधित जो विशेष बातें वगैरह थी, तथ्य वगैरह थे, सूचनाएं थी, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य थे, वो सारे हम पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ने वाले व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में। व्याकरण शिक्षण की विधियां। व्याकरण शिक्षण की विधियां। और व्याकरण शिक्षण की विधियों में दोस्तों आज हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं आगमन विधि का। कौन सी विधि का? आगमन विधि। आगमन विधि का दोस्तों वैश्विक स्तर पर जो प्रवर्तक है इसका, वैश्विक स्तर पर इसका जो प्रवर्तक है, वैश्विक स्तर पर इसका जो प्रवर्तक है वो अरस्तु को माना जाता है दोस्तों। वैश्विक स्तर पर इसका जो प्रतिपादक, जो प्रवर्तक कह सकते हैं, वो कौन माना जाता है? अरस्तु। जबकि संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत, संस्कृत शिक्षण में प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। किसको माना जाता है? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने दोस्तों आगमन विधि का जनक संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत है। महर्षि पतंजलि ने क्यों माना कि आगे इसकी चर्चा भी करेंगे कि महर्षि पतंजलि ने क्या किया था। सर्वप्रथम तो आगमन के साथ आगमन के अलावा निगमन का ही समर्थन किया था। किसका किया था? सिखाने के लिए निगमन विधि को सर्वश्रेष्ठ पाणिनि, कात्यायन और महर्षि पतंजलि के द्वारा माना गया था। लेकिन अंत में जाकर पतंजलि ने क्या किया था कि निगमन का साथ छोड़कर आगमन को वरीयता दी। इसने क्या दी? आगमन को वरीयता दी। और संस्कृत शिक्षण से हिंदी जो शिक्षण है, संस्कृत शिक्षण से जो विधियां हैं वो हिंदी शिक्षण के अंतर्गत क्या की गई? शामिल की गई। तो यदि हिंदी के अंतर्गत इसका प्रवर्तक पूछा जाता है तो दोस्तों फिर संस्कृत से हिंदी में शामिल की गई। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत भी इसका जो प्रवर्तक है वो महर्षि पतंजलि को ही माना जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं आगमन विधि की परिभाषा। सबसे पहले पढ़ते हैं आगमन विधि की परिभाषा। परिभाषा में हमें पढ़ने को मिलता है कि व्याकरण पढ़ाते समय या फिर व्याकरण शिक्षण करवाते समय, व्याकरण पढ़ाते समय या फिर व्याकरण शिक्षण करवाते समय, व्याकरण पढ़ाते समय व्याकरण पढ़ाते समय यदि कोई शिक्षक व्याकरण पढ़ाते समय यदि कोई शिक्षक बालकों के समक्ष, यदि कोई शिक्षक बालकों के समक्ष, यदि कोई शिक्षक बालकों के समक्ष सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत करता है, सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा उदाहरणों की समानता को देखकर, उदाहरणों की समानता को देखकर विद्यार्थियों की सहायता से
विद्यार्थियों की सहायता से किसी नियम की स्थापना करता है, किसी नियम की स्थापना करता है तथा उस नियम की सत्यता, उस नियम की सत्यता की जांच करने के लिए जांच करने के लिए अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है, अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो वहां आगमन विधि मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगमन विधि के अंतर्गत शिक्षक सबसे पहले क्या करता है? शिक्षक सर्वप्रथम आगमन विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों के समक्ष सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या करता है? उदाहरण प्रस्तुत करता है। और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में विद्यार्थियों की सहायता से वो किसी नियम की स्थापना करता है। क्या करता है? नियम की स्थापना करता है। और वो नियम जो उसने बनाया है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी सत्यता की जांच करने के लिए क्या करता है दोस्तों? अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है तो वहां पर जो विधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है दोस्तों? वहां पर जो विधि है वो आगमन विधि मानी जाती है। इस प्रकार से शिक्षण कार्य कक्षा कक्ष में व्याकरण का शिक्षण कार्य कोई शिक्षक करवाता है तो वो कौन सी विधि से पढ़ा रहा होता है दोस्तों? वो आगमन विधि के द्वारा पढ़ा रहा है। जैसे अब इस परिभाषा के अंतर्गत जो परिभाषा पढ़ी दोस्तों, इस परिभाषा से ही आगमन विधि के 4 सोपान भी निकल के आते हैं, जिसके अंतर्गत हम दोनों प्रकार की चर्चा करने वाले हैं। इस परिभाषा से आगमन विधि के सोपान निकल कर आते हैं। आगमन विधि के सोपान। और प्रश्न दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आगमन विधि के मुख्य रूप से कितने सोपान माने जाते हैं? 4 सोपान माने जाते हैं। सबसे पहला उदाहरण प्रस्तुत करना। सबसे पहले क्या करना? यही हमने पढ़ा है, उदाहरण प्रस्तुत करना। तो व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष जैसे उदाहरण प्रस्तुत करता है, आप काफ वाक हाप वाक और चाक। ठीक है, हाफ काफ वाक और चाक। सबसे पहले क्या करता है वो? विद्यार्थियों के समक्ष वाक टाक और चाक, वाक टाक वाक और चाक। सबसे पहले दोस्तों क्या करता है? विद्यार्थियों के समक्ष है वो उदाहरण प्रस्तुत करता है। और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में नियमकरण या फिर तुलना करता है। क्या करता है? किसी नियम की स्थापना करता है या फिर क्या करता है? तुलना करता है। तो निरीक्षण या तुलना करना, निरीक्षण या तुलना। निरीक्षण और तुलना करते समय क्या करता है? निरीक्षण और तुलना करते समय सबसे पहले वो क्या करता है दोस्तों? उदाहरणों की समानता को देखता है। क्या करता है? निरीक्षण और तुलना करते समय इन उदाहरणों की समानता को देखता है, उदाहरणों की
समानता को देखता है और समानता को देखकर क्या करता है कि ए, एल और के तीनों के अंतर्गत ए और के, ए, एल और के लिखा हुआ मिलता है, तो तुलना करता है कि ए, एल, के यदि कहीं पर भी लिखा हुआ मिलता है तो उच्चारण करते समय जो एल लिखा हुआ है, इस एल का जो उच्चारण है, इस एल का जो उच्चारण है उसका लोप हो जाता है। टाक, वाक और चाक, इसके अंतर्गत समानता प्रकट करता है कि तीनों के अंतर्गत अंत में ए, एल, के लिखा हुआ है और इनका उच्चारण करेंगे तो एल साइलेंट रहता है, एल का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और उसके बाद में नियमीकरण या सामान्यीकरण, सामान्यीकरण या नियमीकरण, यहां पर शिक्षक नियम बना देता है कि जब भी ए, एल और के का उच्चारण कहीं पर भी किया जाता है, सीधा नियम बना देता है कि किसी भी शब्द के अंतर्गत ए, एल, के आता है तो हमेशा ही एल साइलेंट रहता है, एल क्या रहता है, साइलेंट रहता है। इस प्रकार से क्या करता है, नियम बना देता है और नियम बनाने के बाद में वो अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या करता है, अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। अन्य उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए चौथा जो सोपान है उसकी सत्यता की जांच करता है ना, सत्यता या फिर पुष्टि। सत्यता और पुष्टि की जांच करने के लिए दोस्तों क्या करता है, वो अन्य उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करता है। क्या करता है, अन्य उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करता है कि इस प्रकार के नियम है वो अन्य उदाहरणों के अंतर्गत प्रस्तुत होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है जैसे हाफ, हाफ, काफ, बाम। ठीक है, इस प्रकार के अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है और यहां पर भी उदाहरण प्रस्तुत करके बताने का प्रयास करता है कि यहां पर भी इन शब्दों के बीच में भी ए, एल, एफ या फिर ए, एल, एम के बीच में भी यदि एल लिखा हुआ आता है तो एल का जो उच्चारण है वो उच्चारण करने के बाद में उच्चारण का लोप हो जाता है। क्या करता है, उच्चारण का लोप हो जाता है। तो व्याकरण पढ़ाते समय सर्वप्रथम शिक्षक बालकों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है जो इसके 4 सोपान भी माने जाते। उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में उदाहरणों की समानता को देखकर विद्यार्थियों की सहायता से किसी नियम की स्थापना करता है कि ए, एल, के लिखा हुआ आता है तो 3 शब्दों के बीच में एल लिखा हुआ आता है, एल का लोप हो जाता है, एल हमेशा साइलेंट रहता है। और फिर सामान्यकरण और नियमीकरण के अंतर्गत नियम बना देता है कि कहीं पर भी एल यदि बीच में लिखा हुआ रहता है वो हमेशा साइलेंट हो जाता है। और सत्यापन पुष्टि के लिए अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है और अन्य उदाहरण प्रस्तुत करके भी बालकों को बताने का प्रयास करता है कि यहाँ पर भी इन शब्दों के बीच में जो एल आया है दोस्तों, इस एल क्या हो जाता है, इसका जो उच्चारण है वो लुप्त हो जाता है, ये साइलेंट हो जाता है। तो इसको उतारिए। इसके अलावा कुछ विचारकों ने परिभाषा दी है जिस परिभाषा की क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों परिभाषा पढ़ते हैं आगमन विधि में लेंडन के अनुसार, लेंडन के अनुसार पहली परिभाषा पढ़ते हैं लेंडन के अनुसार। और लेंडन कहता है कि बालकों के समक्ष सर्वप्रथम बालकों के समक्ष सर्वप्रथम
बालकों के समक्ष सर्वप्रथम कोई तथ्य, कोई तथ्य, विषय या वस्तु प्रस्तुत की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। बालकों के समक्ष सर्वप्रथम कोई तथ्य, विषय या फिर वस्तु प्रस्तुत की जाती है एवं छात्र स्वयं उसका निकल एवं छात्र उसका स्वयं निष्कर्ष निकालने का, स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं तो उसे आगमन विधि कहते हैं। तो उसे आगमन विधि कहते हैं। बालकों के समक्ष सर्वप्रथम कोई तथ्य, विषय, वस्तु या फिर ऐसा करते हैं कि उदाहरण, विषय, वस्तु या फिर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। और सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है तो दोस्तों उदाहरण तो आगमन विधि के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रस्तुत करने के बाद में बालक स्वयं उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं तो वहां पर जो विधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? आगमन विधि मानी जाती है। और ये परिभाषा किस विचारक के द्वारा प्रस्तुत की गई? दोस्तों ये परिभाषा लेंडन के अनुसार प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा हमें परिभाषा पढ़ने को मिलती है प्रोफेसर यंग के अनुसार। प्रोफेसर यंग प्रोफेसर यंग के अनुसार, और प्रोफेसर यंग दोस्तों प्रस्तुत करता है कि जिस विधि में छात्र, जिस विधि में छात्र, जिस विधि में छात्र विविध स्थूल तथ्यों के आधार पर, स्थूल तथ्यों के आधार पर स्वयं किसी नियम या सिद्धांत की रचना करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं किसी विशेष नियम, स्वयं किसी विशेष नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं तो वह आगमन विधि कहलाती है। तो वह आगमन विधि कहलाती है। ठीक है, कि जिस विधि में छात्र विविध स्थूल तथ्यों के आधार पर, दोस्तों स्थूल तथ्य होते हैं प्रत्यक्ष विषय वस्तु। प्रत्यक्ष वो होती है जो आंखों के सामने होती है, यानी कक्ष के अंतर्गत कोई अध्यापक या शिक्षक पढ़ाने के लिए आता है तो स्थूल तथ्य यानी वो कुछ मॉडल या प्रतिमान प्रस्तुत करता है बालकों के सामने। मॉडल या प्रतिमान बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। और ये उदाहरण, प्रतिमान या मॉडल को आप सीधा उदाहरण कह सकते हैं, वो उदाहरण प्रस्तुत करता है। और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में विद्यार्थी किसी नियम या सिद्धांत की रचना करने का कार्य करते हैं तो वहां पर आगमन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? आगमन विधि कहलाती है। जैसे
स्थूल तथ्यों का हम इस आधार पर भी अर्थ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब ज्योग्राफी का जो अध्यापक होता है, ज्योग्राफी का अध्यापक यदि कक्ष में पढ़ाने की शुरुआत करता है, तब वो स्थूल तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए मॉडल या प्रतिमान साथ में लेकर जाता है, जैसे मानचित्र या फिर मानचित्र के अलावा वो ग्लोब। मानचित्र और ग्लोब से वो अध्ययन कार्य करवाता है, लेकिन मानचित्र और ग्लोब से अध्ययन कार्य करवाने के बाद में धीरे धीरे उसको हटा देता है, धीरे धीरे उसको हटा देता है। और हटाने के बाद में बिना मानचित्र और बिना गोल पे बिना उसे ग्लोब के शिक्षण कार्य करवाता है। तो वहां पर जो विधि होती है दोस्तों, वो आगमन विधि होती है। तो पहले स्थूल तथ्यों के आधार पर फिर उन स्थूल तथ्यों को हटाकर ज्ञान करवाता है। तो ये इस शिक्षण विधि का सूत्र भी माना जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो सबसे पहले कोई मॉडल, प्रतिमान या उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसके बाद में विद्यार्थी स्वयं उसे नियम का निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, पर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो वहां पर जो विधि मानी जाती है दोस्तों, वो भी कौन सी मानी जाती है? आगमन विधि मानी जाती है। और इसके अलावा हमें परिभाषा पढ़ने को मिलती है प्रोफेसर जायसे के अनुसार, आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। प्रोफेसर जायसे, प्रोफेसर जायसी। और प्रोफेसर जायसी कहते हैं कि आगमन विशेष दृष्टांतों के द्वारा, आगमन आगमन विधि विशेष दृष्टांतों के द्वारा, विशेष दृष्टांतों के द्वारा किसी विशेष नियम को विशेष नियम को प्राप्त करने की योग्यता है। तो प्रोफेसर जायसे कहता है कि आगमन विधि विशेष दृष्टांत, दोस्तों दृष्टांत उदाहरण को ही कहते हैं वैसे तो, लेकिन उदाहरणों के अंतर्गत और दृष्टांतों के अंतर्गत थोड़ा बहुत फर्क है। उदाहरण और दृष्टांत में थोड़ा बहुत फर्क है। दृष्टांतों के अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु का उपमेय, उपमान, वो साधारण जो धर्म होता है दोस्तों, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाई देता है। बिंब प्रतिबिंब, बिंब या प्रतिबिंब का भाव दिखाई देता है। कहने का मतलब है एक बात कही जाती है, कोई एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है जिसमें उपमेय, उपमान और साधारण धर्म होता है, उसकी समानता को प्रकट करने के लिए जो दूसरी पंक्ति होती है, उस दूसरी पंक्ति में भी उपमेय, उपमान और साधारण धर्म दोनों समान समान होते हैं। उपमेय, उपमान और साधारण धर्म दोनों पंक्तियों के अंतर्गत समान समान होते हैं। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। कि अभ्यास करते करते एक मूर्ख व्यक्ति भी सजन पुरुष बन जाता है, उसी प्रकार रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। उसी प्रकार से रस्सी भी कुएं से पानी निकाला जाता है तो पत्थर पर बार बार टकराती है, उसी प्रकार से उस पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं। तो जो बात पहली लाइन में कही गई है वही दूसरी लाइन में कही जाती है, तो वहां पर तो माना जाता है दोस्तों दृष्टांत। यानी कि पहले उदाहरण, लास्ट वाली पंक्ति का भी उदाहरण सेम होता है। दृष्टांत के अंतर्गत उपमेय, उपमान और साधारण धर्म एक जैसे नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। उनकी समानता को देखकर ऐसा होता है वैसा माना जा सकता है, ऐसा होता है वैसा माना जाता है।
तो वहां पर उदाहरण तो थोड़ा बहुत फर्क है परिभाषा के अंतर्गत है। उदाहरण अलंकार के अंतर्गत उपमेय उपमान और साधारण धर्म एक जैसा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, केवल कल्पना की जाती है। तो आगमन विधि विशेष दृष्टांतों के द्वारा किसी विशेष नियम को प्राप्त करने की योग्यता कि सबसे पहले बालक के समक्ष कोई उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में बालक क्या करता है, विशेष किसी नियम की रचना करता है और नियम की रचना करने के बाद में उसकी सत्यता की जांच करने के लिए सामान्यकरण किया जाता है और अंत में अन्य उदाहरणों का भी प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो इस आधार पर दोस्तों तीनों ही परिभाषा एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों परिभाषा ही एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले परिभाषा लेंडन के अनुसार बालकों के समक्ष कोई तथ्य विषय उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं, बालक उसका स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं तो उसे आगमन विधि कहते हैं। जबकि प्रोफेसर यंग कहता है कि जिस विधि में छात्र विद स्थूल तथ्यों के आधार पर यानी उनके समक्ष जो उदाहरण मॉडल या प्रतिमान प्रस्तुत किए गए उनके माध्यम से किसी नियम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो वो आगमन विधि है। और प्रोफेसर जाय से कहता है कि विशेष उदाहरणों के माध्यम से किसी विशेष नियम की स्थापना की जाती है या फिर प्राप्ति कर जाती है तो प्राप्त करने की योग्यता को क्या कहते हैं दोस्तों, आगमन विधि कहते हैं। तो इनको उतारिए, इसके बाद में पढ़ते हैं आगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र। आगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र। आगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र। दोस्तों आगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्रों से संबंधित ग्रेड सेकंड और रिट दोनों के अंतर्गत बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो निगमन विधि है उसके जो नियम और उदाहरण है वो आपस में टकराते हैं। तो आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र हमें प्राप्त होते हैं उसमें सबसे पहला हमें पढ़ने को मिलता उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से पहला शिक्षण सूत्र है उदाहरण से नियम की ओर। तो परिभाषाओं में अभी सबसे पहले हमने यही पढ़ा है कि बालकों के समक्ष आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में विद्यार्थियों की सहायता से नियम की स्थापना की जाती है। तो पहला जो सूत्र पढ़ने को मिलता है वो उदाहरण से नियम की ओर, इसके अलावा विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कक्षा कक्ष के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण का ज्ञान करवाते समय एक अध्यापक बालकों को विशेष बातें सबसे पहले बताता है। क्या बताता है? विशेष बातें सबसे पहले बताता है और विशेष बातें बताने के बाद में बालकों को सामान्य बातें बताने का प्रयास करता है। इसके अलावा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दोस्तों ज्ञात से ज्ञात की ओर के अंतर्गत बालकों को सर्वप्रथम एक अध्यापक वही बातें पूछता है या फिर बताता है जिनके बारे में बालक अच्छी तरह से जानते हैं और जो जानते हैं उनके साथ में फिर उनको पूछने के बाद में बताने के बाद में नवीन ज्ञान जो जिनके बारे में बालक नहीं जानते उनका प्रस्तुतिकरण कहां पर किया जाता है, बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और यहां पर बात करते हैं तो और शिक्षण के अंतर्गत जो प्रस्तावना होती है दोस्तों, प्रस्तावना ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर ही आधारित होती है। अर्थात प्रस्तावना के अंतर्गत अध्यापक बालकों से सबसे पहले वही प्रश्न पूछता है कि जिसके बारे में जानते हैं। जैसे पूछता है कि आपका गांव कौन सा है, तो गांव यदि वो बताता है कि हम कुचामन, गांव कौन सा है, कोई कुछामण का कोई गांव आजकल जिला बन गया है, तो जैसे गांव पूछा जाता है कि गांव कौन सा है, राणासर। राणासर कौन से जिले के अंतर्गत आता है? अब प्रस्तावना के अंतर्गत दोस्तों जहां से पर उत्तर प्राप्त होता है उस उत्तर से दूसरा प्रश्न तो पूछा जाता है कि राणासर कौन से जिले में आता है, तो वहां पर जिला
डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन से प्रश्न बनेगा कि डीडवाना कुचामन कौन से राज्य में है, तो राज्य क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान कौन से देश में आता है, तो भारत। फिर पूछा जाएगा कि भारत की राजधानी कौन सी है, भारत की राजधानी कौन सी है, तो भारत की राजधानी बच्चे बताएंगे दिल्ली। और सबसे लास्ट में ये समस्यात्मक प्रश्न पूछेगा कि दिल्ली के बारे में आप क्या जानते हैं, दिल्ली के बारे में आप क्या जानते हैं, दिल्ली के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस आधार पर बालकों को ज्ञात से ज्ञात की ओर वो जो बातें अध्यापक सबसे पहले बताएगा जिसके बारे में विद्यार्थी जानते हैं, उसके बाद में अंत में समस्यात्मक प्रश्न बना के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ में जोड़ता हुआ फिर अन्य जो नवीन ज्ञान है उसका प्रस्तुतिकरण बालकों के समक्ष करेगा। इसके अलावा प्रत्येक से प्रमाण या फिर अप्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण या अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष यानी जो हमारी आंखों के सामने होता है, कक्षा कक्ष में प्रस्तुत होते समय एक अध्यापक यदि प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर शिक्षण कार्य करवाता है तो वो कक्षा कक्ष में क्या करता है, मॉडल या फिर कोई प्रतिमान लेकर आता है, मॉडल या प्रतिमान लेकर आता है। और मॉडल के द्वारा, मॉडल के अंतर्गत जैसे कक्षा कक्ष के अंतर्गत एक शिक्षक बालकों को गाय पर निबंध लिखवाता है, क्या करता है, गाय पर एक ऐसे यानी निबंध लिखवाता है। और गाय पर जब निबंध लिखवाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले बोर्ड पर गाय का चित्र बना देता है, श्यामपट्ट पर गाय का चित्र बना देता है। और गाय का चित्र बनाने के बाद में बालकों को गाय पर निबंध लिखवाता है, क्या करता है, गाय पर निबंध लिखवाता है कि गाय हमारी माता है, इसके 2 सींग होते हैं, इसके 2 कान होते हैं, इसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 4 स्तन होते हैं। इस प्रकार से गाय पर निबंध लिखवाता है। अब गाय पर निबंध लिखवाने के बाद में ये बच्चों के सामने प्रत्यक्ष और प्रतिमान हो गया। अब गाय पर निबंध लिखवाने के बाद में बालक से कहा जाता है कि भाई भैंस पर निबंध लिखो, क्या करता है, भैंस पर निबंध लिखो। तो गाय पर निबंध लिखने के बाद में अब बच्चों को पता है कि हमने जो लिखा है उसमें से गाय की जगह क्या कर देना है, भैंस कर देना है, बस कलर चेंज कर देना है, क्या करना है, उसका कलर है वो चेंज कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में वो बालकों को बताता है और प्रत्यक्ष के बाद में बालक अप्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करने लग जाते हैं। यानी बोलकर और सुनकर, जब देखकर और सुनकर बालक सीख लेते हैं उसके बाद में तर्क वितर्क चिंतन मनन करके स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वहां पर जो शिक्षण सूत्र काम में आता है दोस्तों वो कौन सा होता है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। कौन सा होता है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। इसके बाद में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल तत्वों की अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करे थे कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कि यदि ज्योग्राफी का कोई अध्यापक है और वो ज्योग्राफी का अध्यापक स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र के माध्यम से पढ़ाता है तो विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कक्षा कक्ष के अंतर्गत वो क्या करेगा, सबसे पहले शुरुआत करेगा तो वो मानचित्र, और मानचित्र के साथ में वो ग्लोब से पढ़ाएगा, क्या करेगा, मानचित्र और ग्लोब से पढ़ाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा, मानचित्र और ग्लोब को हटा देगा और बिना मानचित्र और ग्लोब की सहायता से बालकों को शिक्षण कार्य करवाएगा। तो वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र माना जाता है। इसके अलावा हमें पढ़ने को मिलता है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो मूर्त से अमूर्त की ओर दोस्तों प्रत्यक्ष वाला इस उदाहरण है, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की। मूर्त यानी प्रत्येक से ज्ञान बालक प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद में वो अमूर्त चिंतन की योग्यता उसकी विकसित हो जाती है। जैसे एक अध्यापक कक्षा कक्ष के अंतर्गत विद्यार्थियों को साफ साफ एक बात बताता है, रटवाता है कि इस एग्जाम के अंतर्गत निबंध केवल गाय पर ही आएगा। निबंध किस पर आएगा, गाय पर आएगा। गाय का निबंध आप याद कर लो और गाय के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो क्योंकि घर घर के अंतर्गत क्या होती है,
गाय होती है इधर उधर घूमती हुई, घर से ज्यादा तो बाहर घूमती हुई ज्यादा रहती है, जो लोगों का दुर्भाग्य है। अब निबंध उसने गाय पर लिखवा दिया, रटवा दिया, लेकिन परीक्षा के अंतर्गत निबंध विद्यालय पर आ गया। परीक्षा के अंतर्गत निबंध किस पर आ गया? विद्यालय पर आ गया। तो उसने मूर्त ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, तो अमूर्त ज्ञान की योग्यता उसके अंतर्गत फिर विकसित हो जाती है। तो बच्चा बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, और बच्चा फिर लिखता है कि हमारे गांव में एक विद्यालय है, और विद्यालय के बाहर एक पेड़ है, और पेड़ के नीचे गाय बैठी है। गाय की विशेषताओं का फिर वो वर्णन कर देता है। तो इसका मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर। इसके अलावा शिक्षण जो सूत्र है वो आगमन विधि के अंतर्गत दोस्तों पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित मानी जाती है। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर अर्थात यहां पर कहने का तात्पर्य ये कि अध्यापक के बालकों को किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए आता है तो उसका पूर्ण रूप से ज्ञान बालकों को सबसे पहले करवाए। पूर्ण रूप से ज्ञान है वो बालकों को सबसे पहले करवाए, और उसके बाद में उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर विद्यार्थियों के समक्ष उस विषय वस्तु को प्रस्तुत की जाती है, तो सीखना एकदम से सरल हो जाता है। और दोस्तों पूर्ण से अंश की ओर जो विचारधारा है ये जर्मनी की देन है। ये गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित है मनोविज्ञान के अंतर्गत। गेस्टाल्टवादी विचारधारा, गेस्टाल्टवादी विचारधारा। तो गेस्टाल्ट जर्मनी भाषा का शब्द है, गेस्टाल्ट जर्मनी भाषा का शब्द है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण आकार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण आकार या समग्र आकृति। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पूर्ण आकार या समग्र आकृति। अर्थात ये गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित तीन विचारक जो साइकोलॉजी में हमें पढ़ने को मिलते हैं, वर्दाइमर, कुर्तकोव और वोल्फगैंग कोहलर। तो ये सिद्धांत कहता है, ये सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित माना जाता है। तो ये सिद्धांत कहता है कि विषय वस्तु का ज्ञान करवाते समय बालकों को सबसे पहले उसका पूरा ज्ञान करवाए, और पूरा ज्ञान करवाने के बाद में यदि छोटे छोटे भागों में बांटकर विद्यार्थियों को ज्ञान करवाया जाता है, तब सीखना क्या हो जाता है दोस्तों? तब सीखना एकदम से सरल हो जाता है। और इसके अलावा सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित माना जाता है। सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र आगमन विधि पर माना जाता है। दोस्तों पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है ना, पाठ्यक्रम का निर्माण, किसी भी किताब की रचना की जाती है तो वो किताब की जो रचना है दोस्तों, पाठ्यक्रम का निर्माण है, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित माना जाता है। उस किताब के अंतर्गत जो पाठ होते हैं शुरुआत वाले वो सामान्य और सरल पाठ होते हैं, और उसके बाद में उसके अंतर्गत कठिन पाठ्यक्रम आगे आगे, जैसे अब सरल जो विषय वस्तु है उसका बालक ज्ञान प्राप्त करना सीख जाता है, उसके बाद में कठिन विषय वस्तु का ज्ञान है वो बालकों को आसानी के साथ में दिया जा सकता है, सीखना भी सरल हो जाता है। अब यदि इन उदाहरणों को दोस्तों विपरीत तरीके से पूछना शुरू कर देता है तो ये सारे के सारे निगमन विधि के उदाहरण, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, कठिन से सरल की ओर, यदि इस प्रकार से पूछा जाता है तो ये निगमन विधि के हो जाएंगे। और तो यहाँ पर ये शिक्षण सूत्र कितने हो गए दोस्तों? 8 शिक्षण सूत्र हो गए, और बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो ये दोनों तरीके आप अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि इसके अंतर्गत कंफ्यूज हो जाता है। आगमन विधि का शिक्षण सूत्र पूछेगा तो निगमन का देगा, इसको एक दो को इसके अंतर्गत से कौन सा है तो एक सीधा देगा, तीन को विपरीत कर देगा, और इसके अलावा कौन सा नहीं है तो तीन को सही देकर एक को विपरीत कर देगा। एग्जाम के अंतर्गत बार बार प्रश्न ऐसे देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद में उतारिए, इसके बाद में पढ़ते हैं आगमन विषय के दोष और गुण, दोनों की चर्चा करते हैं। आगमन विधि के सबसे पहले पढ़ते हैं गुण।
आगमन विधि के गुण, और गुण के अंतर्गत सबसे पहला गुण है प्राथमिक स्तर पर। कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्योंकि छोटे बालकों को सिखाने के लिए सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए छोटे बालकों को सिखाने के लिए ये दोस्तों श्रेष्ठ विधि है। लेकिन फिर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक कक्षाओं की बात करें तो वहां पर इसका दोष माना जाता है कि ये उच्च माध्यमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी विधि नहीं है, क्योंकि बच्चों का जब अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है तो उसके बाद में बालकों को नियम बताकर उसके बाद में शिक्षण कार्य करवाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राप्त ज्ञान, इस विधि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। उदाहरणों के माध्यम से बालकों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो प्राप्त बालक जो ज्ञान प्राप्त करते हैं दोस्तों, प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। बालकों में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। बालक अन्य उदाहरणों की खोज करते हैं तो बालकों में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। बालकों में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। शिक्षण की मनोवैज्ञानिक शिक्षण की मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित विधि मानी जाती है। बाल केंद्रित विधि मानी जाती है शिक्षण की। यह प्रश्न भी रिट के अंतर्गत दोस्तों पूछा जा चुका है। मनोवैज्ञानिक विधि, आगमन विधि, जबकि निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। आगे पढ़ेंगे, उसके बाद में चर्चा भी करेंगे। बालकों में स्मरण शक्ति और ग्रहण शक्ति का विकास होता है। बालकों में स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बढ़ती है। बालकों में स्मरण शक्ति एवं ग्रहणशीलता का विकास होता है। ग्रहणशीलता का विकास होता है तथा शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी है। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। बालकों में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। शिक्षण की वैज्ञानिक विधि मानी जाती है और स्मरण शक्ति और ग्रहण शक्ति का विकास होता है। और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए दोस्तों क्या मानी जाती है? दोनों के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसके बाद में पढ़ते हैं आगमन विधि के दोष। आगमन विधि के दोष। प्राथमिक स्तर पर यदि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है तो दोस्तों उच्च स्तर पर व्याकरण की उपयोगी विधि नहीं है। तो पहला दोष पढ़ने को मिलता है। उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए
उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए अनुपयोगी विधि है। अनुपयोगी अनुपयोगी विधि है। ठीक है। उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण की कैसी विधि है दोस्तों? अनुपयोगी विधि है। समय और परिश्रम इस विधि से पढ़ाते समय, इस विधि से पढ़ाते समय शिक्षक को समय अधिक लगता है तथा परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है। समय अधिक लगता है और अध्यापक को परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है। इसके अलावा अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इस विधि से पढ़ाने के लिए बिना अनुभवी वाला नहीं पढ़ा सकता। अनुभवी एवं प्रशिक्षित, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अनुभवी, बिना अनुभव के दोस्तों उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करना, नियम वगैरह बनाना, नियम वगैरह निकालना, ये सारी बातें बिना अनुभव वाला शिक्षक है वो कभी भी प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसके अलावा शिक्षण की गति मंद और पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता है। शिक्षण की गति मंद एवं पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता। पाठ्यक्रम उदाहरण प्रस्तुत करेगा, नियम बनाएगा, उदाहरण प्रस्तुत करेगा, इस आधार पर ही शिक्षक पढ़ाता रहेगा तो फिर शिक्षण की गति भी धीरे चलती है, जैसे इस क्लास में हमने पढ़ा भी है। और पाठ्यक्रम भी इस विधि के द्वारा समय पर पूरा नहीं होता और समय व अधिकता की वजह से, समय व अधिकता की वजह से समय व अधिकता की वजह से शिक्षक रुचि नहीं लेते हैं। समय अधिकता की वजह से शिक्षक इस विधि से पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। तो उच्च स्तर पर, केवल प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ है तो उच्च स्तर पर यह अनुपयोगी विधि हो गई, जबकि सर्वश्रेष्ठ विधि तो वही मानी जाती है जो प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक उपयोगी होती है। इस विधि को पढ़ाते समय शिक्षक का समय अधिक लगता है, परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है, अनुभवी और प्रशिक्षित यानी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है, शिक्षण की गति इसमें धीरे होती है, इसलिए पाठ्यक्रम निश्चित दिनों के अंतर्गत पूरा नहीं होता है और समय इसमें ज्यादा लगता है और ज्यादा समय लगने के लिए अध्यापक इस विधि से पढ़ाने में कोई ज्यादा रुचि नहीं लेते। तो दोस्तों इस आधार पर हमने आगमन विधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है और
इसके अंतर्गत है इस विधि में दोस्तों दो बातें और बच गई। इस विधि में दो बातें और बच गई, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलता है आगमन विधि के रूप। यहां से दोस्तों रिट के अंतर्गत भी प्रश्न पूछा गया था, लेकिन वो निगमन विधि के रूप में से पूछा गया था। आगमन विधि के रूप। तो आगमन विधि के दोस्तों दो रूप माने जाते हैं, इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखोगे। आगमन विधि के कितने रूप माने जाते हैं? दो रूप माने जाते हैं। दो में सबसे पहला हमें पढ़ने को मिलता है प्रयोग प्रणाली और दूसरा पढ़ने को मिलता है सहयोग प्रणाली। सबसे पहला प्रयोग प्रणाली, प्रयोग प्रणाली। और प्रयोग प्रणाली में हमें पढ़ने को मिलता है कि अब तक आगमन विधि में अब तक हमने जो शिक्षण प्रक्रिया पढ़ी है, अब तक जो शिक्षण प्रक्रिया पढ़ी है वो प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत आती है। वो किसके अंतर्गत आती है? प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा दूसरा रूप माना जाता है दोस्तों सहयोग प्रणाली। सहयोग प्रणाली, ठीक है। तो शिक्षण कार्य करवाते समय, शिक्षण कार्य करवाते समय यदि कोई शिक्षक गद्य पद्य गद्य पद्य कविता कहानी पढ़ाने के दौरान अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाकर, अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाकर अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाकर साथ ही ज्ञान करवा देता है, साथ ही ज्ञान करवा देता है, तो वो सहयोग प्रणाली मानी जाती है। यानी अलग से व्याकरण शिक्षण का ज्ञान नहीं करवाता है। गद्य पद्य पढ़ाते समय कोई व्याकरण से संबंधित कोई पद आ जाता है तो वहां पर अध्यापक क्या करता है दोस्तों, उसी समय सोल्व करवा देता। जैसे बालक ने उत्कृष्ट कार्य किया है, बालक ने उत्कृष्ट कार्य किया है। यहां पर उत्कृष्ट शब्द आ गया तो उत्कृष्ट शब्द के अंतर्गत बालकों को तुरंत बता देगा और उत्कृष्ट शब्द का संधि विच्छेद करके बताएगा यदि हलंत द के बाद में, ठीक है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट प्लस तय। नियम बताएगा कि मूर्धन्य स के बाद में, मूर्धन्य स के बाद में तय और थ लिखा हुआ रहता है तो संधि करने पर तय ठ में बदल जाता है, तय में बदल जाता है और थ किस में बदल जाता है? ठ में बदल जाता है। जैसे उत्कृष्ट प्लस तय तो क्या बता देगा? ये उत्कृष्ट हो जाएगा। अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत कर देगा। आकृष्ट प्लस तय, आकृष्ट
और निकृष्ट प्लस तय, निकृष्ट, और इस पदों के अंतर्गत फिर बताएगा कि व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, तो अलग से व्याकरण का ज्ञान नहीं करवाता है, साथ में यदि कोई शब्द आ जाता है तो वहीं पर उसका समाधान कर देता है। तो आगमन विधि के दो रूप माने जाते हैं दोस्तों, प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। जबकि निगमन विधि का प्रश्न पूछा गया था, उसके भी दो रूप माने जाते हैं, सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो अब हमने दोस्तों आगमन विधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई विधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।